अब मैं बीटीयू के माननीय कुलपति प्रोफेसर एस.टी. चारण सर को, जो इस कार्यक्रम के अध्यक्ष भी हैं, को हमारा मार्गदर्शन करने का आग्रह करता हूँ। ओवर टू यू सर। धन्यवाद गुरुवर। ये आवाज आ रही है? यस सर। धन्यवाद। बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेल द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित श्रीमान पवन कुमार जी पारेख, जनरल सेक्रेटरी विप्रा फाउंडेशन, जो समाज के लोगों को समाज के लिए काम करने के लिए प्रेरित करते हैं और साथ साथ वृहद समाज में वंचित पीड़ित लोगों को किस तरह से सहारा देके आगे बढ़ाया जा सकता है, ऐसे अनेकों कार्य करते हैं। मैं उनको इस भाव के लिए और समाज के प्रति समर्पित भाव के लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ और मैं ऐसी शुभकामनाएं करता हूँ कि वो ऐसा कार्य अपने संपूर्ण जीवन में जारी रखें और उनसे प्रेरित होके और भी लोग इस कार्यक्रम से जुड़े, ताकि समाज में जो ये भाव बना है कि अकेला व्यक्ति कुछ नहीं है, व्यक्ति एक दूसरे के सहयोग से के लिए ही बना है और सहयोग करके ही सुखी हो सकता है, ये बात इससे साबित होती है हमेशा के लिए। दूसरे आज के मुख्य अतिथि जो मैंने विशेष रूप से बाद में नाम जानबूझ के ले रहा हूँ, भूपेंद्र मिड्डा जी, मैनेजिंग डायरेक्टर कोनिक्स, जो जवान लोगों के मस्तिष्क को बेटर भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं, बेटर एम्प्लॉयमेंट के लिए तैयार कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि हर साल एक पीढ़ी को तैयार करके आगे भेज रहे हैं। मैं इस काम के लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आज भूपेंद्र जी से बात करके मुझे दो तीन चीजें और ताजा हुई अभी अभी। एक, उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज कोटा का नाम लिया और ये उन्होंने जो एक नया हमारा रिश्ता, नया अफेक्शन जागृत किया, इसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। अब तक मुझे ये शायद पता नहीं था कि भूपेंद्र ने वहां से डिग्री की है जहाँ पे मैंने 35 साल तक नौकरी की है। यहाँ से आने से पहले मैं लगभग 30-32 साल तक वहीं था। और दूसरा, उसने एक और अच्छा जो हमारा स्नेह का और आधार बताया कि पुनिया जी के लगातार संपर्क में रहे। ये जान के मुझे इतना हर्ष हुआ कि मैंने पुनिया जी ने एक साथ ही इंजीनियरिंग कॉलेज कोटा ज्वाइन किया और अभी तक भी उतने ही पारिवारिक संबंध और पारिवारिक प्रेम से रह रहे हैं जितने आज से लगभग 32-33 साल 1985 में शुरू किया था। उसी के साथ ही एक तीसरी चीज भूपेंद्र ने और बताई कि उनकी बेटी रुड़की से उसने डिग्री किया है और मैं भी रुड़की का एलुमनी हूँ, तो ये तीसरा अफेक्शन का और कारण, यानी जैसे लंबी लिस्ट बनती जा रही है अफेक्शन की, तो इसके लिए बहुत अच्छा लगा, आनंद आया। एक चीज भूपेंद्र ने बताई कि ये साल जो अभी हमारा कोविड का समय है, कोविड का समय एकदम ब्लैंक नहीं निकल जाए, ये खाली नहीं निकल जाए, हम घरों में बैठे नहीं रह जाए कि पता नहीं 4 महीने 6 महीने 12 महीने कितना होगा। ये हमारे सामने एक चैलेंज था, सभी लोगों के सामने चैलेंज था और मैं समझता हूँ कि विशेषकर एजुकेशन से जुड़े हुए लोगों के लिए विशेष चैलेंज था। वैसे तो संसार में हर व्यक्ति डरा हुआ है, लेकिन जो एजुकेशन से जुड़े बच्चे हैं उनके पास एक तरह से दोहरा दबाव है। एक तो दबाव ये है कि उनकी पढ़ाई का क्या होगा, उस पढ़ाई के वर्ष का क्या होगा, उनके इम्तिहान का क्या होगा और उसके आगे उसका कैरियर का क्या होगा। इस नाते वो दोहरा डरी हुई है और मैं इस बात को ऑनेस्टली स्वीकार करता हूं कि जब तक कोविड नहीं था हम इतने ऑनलाइन प्रोग्राम में उतना विश्वास नहीं करते थे या उतनी अहमियत नहीं देते थे। प्रोग्राम तो हमारे पास बहुत सारे आते थे टेक्निकल एजुकेशन होने के नाते, लेकिन उनको हमने उतना स्थान, उतना अहमियत नहीं दी। लेकिन जैसे ही कोविड आया, 5-10 दिन सोचने के बाद हमको लगा कि भारत के लोग हमेशा इस बात के लिए मशहूर रहे हैं कि वो हमेशा आपदा को अवसर में बदलते हैं और यही किया। भारत में चारों तरफ जो भी आपदा आई थी उसको अवसर में बदलने का काम किया और हमने भी जो हमारे ऊपर दायित्व था, हमने सोचा इसको हमको अवसर बदलना चाहिए। और मैं समझता हूं कि कोरोना की बात को हमने एक वरदान के रूप में लिया कि इसमें अच्छा करके दिखाएंगे और बीटीओ ने निश्चित रूप से बहुत अच्छा करके दिखाया। मैं समझता हूं कि बहुत से क्षेत्रों में तो उन्होंने अपने आप में फर्स्ट आए ऐसा काम किया है। सबसे पहले जो सेमेस्टर बचा हुआ था मार्च खत्म होने के बाद अप्रैल तक, उसके सारे बचे हुए कोर्सेज को ऑनलाइन कराया। बीच में टेस्ट थे उसको भी ऑनलाइन कराया, लेकिन मैं समझता हूं कि वो उतना हम व्यवस्थित नहीं कर पाए क्योंकि अचानक ये तय हुआ था कि ऑनलाइन कराना। लेकिन उसके बाद तुरंत हमारे सामने आया कि बच्चों की ट्रेनिंग का क्या होगा,
समर में बच्चे ट्रेनिंग करते हैं, समर में अगर ये समर खाली रह जाएगा तो उनके ट्रेनिंग का क्या होगा। हमने सारी ऑनलाइन ट्रेनिंग की उसकी व्यवस्था की, और सारी ऑनलाइन ट्रेनिंग में कह सकता हूं कि 99% सब फ्री ऑनलाइन ट्रेनिंग की व्यवस्था की सभी बच्चों की, ताकि उनका एक दिन भी खराब नहीं हो। उस समय ऐसे बातें की जा रही थी कि समर आते ही कि कोरोना खत्म हो जाएगा, समर तक की बात है, ऐसे लोग विद्वान लोग अपने अपने हिसाब से तर्क देते थे, और अच्छी बात हमको हमेशा अच्छी लगती थी, हम भी इससे सहमत होते थे कि शायद गर्मी में खत्म हो जाएगा। और बीकानेर के लोग तो और भी ज्यादा खुश थे कि यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, ये भी शायद हमारे लिए एक तो वरदान साबित हो जाए और कोरोना खत्म हो जाए। लेकिन देखा कि ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है, तो हमने तुरंत प्रभाव से निर्णय लिया कि जो सेशन है एकेडमिक सेशन, उसमें तो बिल्कुल देरी नहीं होनी चाहिए। हमने 1 जुलाई से नया सेशन शुरू कर दिया, और इस 1 जुलाई से सेशन शुरू करने की घोषणा उसके 15 दिन पहले कर दी। और पूरी यूनिवर्सिटी जो लगभग आधा राजस्थान को कवर करती है, आधा प्लस को कवर करती है, सभी टीचर्स को बोल दिया कि अपना ऑनलाइन पढ़ाने की तैयारी कर, आपको प्रेजेंटेशन कैसे बनाना है, क्या करना है, उसकी तैयारी कर ले, और उस तैयारी का सैंपल लेक्चर हमारे सामने रखें लिंक देके। सभी ने बहुत अच्छी तैयारी की है, मैं देखता हूं, और सभी अच्छी तरह से उसको ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस चला रहे हैं। फिर धीरे धीरे ये लगा कि कोरोना पता नहीं क्या कब खत्म होगा, ऑनलाइन थ्योरी क्लास तो हो जाएगी, लेकिन लेबोरेटरी क्लासेस का क्या होगा। तो तुरंत हमने उसको आपको बात को आगे बढ़ाते हुए IIT दिल्ली से एक MOU करके और वर्चुअल लेबोरेटरी कराने का निर्णय लिया। फाइनली वो सक्सेस हो गया है, और परसों ही हमने ऑर्डर जारी कर दिया है कि लेबोरेटरी क्लासेस भी ऑनलाइन, यानी पूरा का पूरा सेमेस्टर, ये मान लिया कि ये दिसंबर तक का जो सेमेस्टर है पूरा का पूरा सेमेस्टर ऑनलाइन होगा। यानी एक भी दिन की किसी तरह से बच्चे की कोई समय के अनुसार किसी तरह की उसको तकलीफ नहीं होगी। उसके टेस्ट भी ऑनलाइन होंगे, थ्योरी भी ऑनलाइन होगी और लेबोरेटरी भी ऑनलाइन। इसकी पूरी समीक्षा करते हुए मेरा जहाँ तक कॉलेज है, इसको मैं एवरी डे जो टीचर पढ़ाता है उसका लिंक मेरे पास रहता है, मैं कभी भी उसको देख सकता हूँ, उसको इवैल्यूएट कर सकता हूँ, और इवैल्यूएट करने के बाद मुझे जैसा ठीक लगता है उसको मार्गदर्शन करता हूँ। मैं समझता हूँ कि नया एक तरीका इजाद हुआ है जिसको हम पूरे मन योग से कर रहे हैं। इसी तरह से प्रोजेक्ट है, सेमिनार है, थीसिस है, ये सारा हमने ऑनलाइन करने का तय कर लिया, ऑनलाइन हुआ। यानी मैं इस तरह से कहूँ कि इस सेमेस्टर की कंप्लीट स्टडी हमने ऑनलाइन कर ली है, और बच्चों को इस बात का कोई संशय नहीं है कि हमारे सेमेस्टर का क्या होगा। मैं इससे थोड़ा सा आगे चल के और आपको बताना चाहूंगा कि हमने ये निर्णय लिया है कि जितने भी सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये डिसीजन ले लिया कि BTU में पूरे साल तक ये सारे ऑनलाइन हो। ऑनलाइन के बहुत सारे फायदे मैं देखता हूँ, और उस फायदे सीधे सीधे नजर आता है कि एक तो हमारी एनर्जी बहुत बचती है, एक प्रोग्राम कराने में बहुत से लोग लगते हैं। एक जैसे मुझे मान लो किसी में बड़े मेहमान को बुला के कार्यक्रम करना है तो महीना लगता है, लोग जुड़ते हैं, और फिर को इसको करवाने के लिए पैसा बहुत लगता है, यानी व्यवस्था लगती है, पैसा लगता है, और जो व्यक्ति आता है उसके भी 2 दिन लगते हैं। आज अगर बड़ी जगह से कोई आने वाला है, बीकानेर जैसी जगह पे पहुंचने के लिए उसको 1 दिन से ज्यादा लगता है, लेकिन आज इस प्रोग्राम के माध्यम से सिर्फ 2 घंटे का, 1 घंटा उसको यहाँ बोलना है, आधा घंटा पहले की तैयारी, आधा घंटा बाद का, मैक्सिमम 2 घंटे का कार्यक्रम में वो बढ़िया से बढ़िया लोगों को हम बुला पाए, और ऐसा हम कर पाए हैं। मैं समझता हूँ कि कोरोना BTU के लिए वरदान साबित हुआ है। हमने जो वैल्यू एजुकेशन का कोर्स चलाया था, और वो उसमें तो BTU देश में पहला है जिसमें यहाँ से पढ़ने वाला हर विद्यार्थी, चाहे BTech, MTech, MBA, MCA, होटल मैनेजमेंट, बी डिजाइन, आर्किटेक्ट, सबको वैल्यू एजुकेशन का कोर्स पढ़ना है। मेरे एक पंजाबी मित्र थे, उन्होंने जब मैं खुद इस कोर्स को करने गया IIT कानपुर में 8 दिन का कोर्स करके आया कि मानवीय मूल्य क्या है और उसको जीवन में अपन धारण कैसे कर सकते हो, क्योंकि ये विषय को भाषण देने का नहीं है, ये आचरण का विषय है। आपके विचार से लेके व्यवहार तक अगर उसमें प्रदर्शित नहीं होते, प्रकट नहीं होते, तो ये बात किसी को स्वीकार नहीं हो सकती। तो जब मैं खुद 8 दिन वहाँ रह के करके आया तो एक पंजाबी मेरे मित्र हुए, उन्होंने एक मुझे इस कोर्स के बारे में एक सेंटेंस का जो मुझे आज भी याद है, उन्होंने कहा इस कोर्स के माध्यम से क्या सीखते, हम ये सीखते हैं कि ये बंदा बंदा बन जाए, यानी आदमी आदमी हो जाए, इंजीनियर डॉक्टर तो बाद में बन ही जाएगा। मैं सोचता हूँ कि ये एक ध्येय वाक्य है कि आदमी आदमी होना पहले जरूरी है, व्यक्ति निर्माण पहले जरूरी है, व्यक्ति का चरित्र निर्माण पहले जरूरी है, यही शिक्षा का उद्देश्य है। आज हर व्यक्ति, चाहे प्रिंसिपल हो, चाहे वो वाइस चांसलर हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, हमेशा शिक्षा का उद्देश्य की जहाँ बात आएगी ये बोलेगा कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति निर्माण है। लेकिन जब पढ़ाने जाते हैं, देखते हैं, सिलेबस को देखते हैं, स्कीम को देखते हैं, तो वहाँ व्यक्ति निर्माण की कहीं कोई बात नहीं आती। सिर्फ कौशल के बारे में बात आती है कि जीवन में आपको ये करना है, वो करना है,
लेकिन आपको व्यक्ति के साथ अच्छा बनना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है ये कहीं नहीं बताया जाता। आपको जीवन में रहना कैसे ये नहीं बताया जाता। आपको अपने पड़ोसी के साथ कैसे रहना, इवन आपको अपने घर में कैसे रहना चाहिए ये भी नहीं बताया जाता। मैं समझता हूँ अगर ये नहीं बताया जाता तो बाकी सारी चीजें बेकार है। अगर आप पास पैसा है, प्रेस्टीज है, लेकिन आपके मन में शांति नहीं है, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आपके घर में संबंध ठीक नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। ऐसे हजारों केस अपने आस पास थोड़ा अगर दिमाग दो तो हजारों चीजें आपको नजर आएगी कि सब कुछ है लेकिन लेकिन सुख नहीं है। ऐसे आपको झगड़े नजर आएंगे, जो करोड़पति है, अरबपति है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, लेकिन बाप और बेटा लड़ रहे हैं। ऐसे भी एग्जाम्पल थोड़े टाइम पहले बॉम्बे से आया था कि बेटे ने अपने बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट पिताजी को घर से निकाल दिया। आप जान सकते हैं कि अंबानी ब्रदर्स आपस में लड़ लिए सिर्फ पैसे के लिए। अगर उनका बंटवारे में ये होता कि किसी को 1000 करोड़ रुपए कम मिल जाते, किसी को ज्यादा मिल जाते, लेकिन वो लोग भी सिर्फ संबंध के रूप में फैल हो रहे। तो मुझे लगता है जब व्यक्ति निर्माण की बात आती है तो संबंध की बात आती है। अगर संबंध के रूप में फैले तो सब कुछ फैले, क्योंकि ये दोनों चीजें आपस में जुड़ती नहीं है, एडिटिव नहीं है, ये मल्टीप्लाइंग है। उसमें से एक भी चीज जीरो है, देन एवरीथिंग मल्टीप्लाई बाय जीरो बिकम्स जीरो। पैसा, पद, पावर सब कुछ है, लेकिन घर में ठीक नहीं है, पड़ोसी से ठीक नहीं है, समाज में ठीक नहीं है, ये जीरो किसी से मल्टीप्लाई होकर आप सब जीरो बन सकता है। ये बात बीटीओ ने महसूस किया, और बीटीओ देश में पहला विश्वविद्यालय है जहां से निकलने वाले हर बच्चे को ये मिलिट्री एजुकेशन का कोर्स पढ़ना है। इसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपको बताते हुए अच्छा लगता है कि ये आपका अपना विश्वविद्यालय, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि इसी से आगे बढ़ते हुए बीटीओ ने कोविड के टाइम में एक बहुत अभूतपूर्व काम किया है। मैं अभूतपूर्व इसलिए कहूंगा कि ये भी देश में पहली बार किया है। लगता था कि मानवीय मूल्य जैसे विषय को पढ़ाना आसान नहीं, ये तो बहुत मुश्किल बात है, आमने सामने भी बताना बहुत मुश्किल है। लेकिन हमारे जो टीचर्स थे, जो इस वर्कशॉप से निकल के आए थे, जो ट्रेन टीचर थे, उन्होंने कहा कि हमको बाकी बच्चों को डराने की बातें तो बहुत से लोग कर रहे हैं, कोविड आया क्या होगा, तुम्हारे एग्जाम का क्या होगा, सेमेस्टर का क्या होगा, साल भर निकलेगा क्या होगा, लेकिन कुछ ऐसा करें कि डर से निकल के कोई बात करें। उन्होंने बच्चों का ऑनलाइन वर्कशॉप कराया पूरे वीक का, और उस ऑनलाइन वर्कशॉप में इस मूल्य आधारित शिक्षा के बारे में बता किया कि आप खुद क्या हो, आपकी आवश्यकता क्या है उसका निर्धारण कर लो, आपकी स्किल कितनी इसका निर्धारण कर लो, आपका विचार क्या है इसको निर्धारण करते हो, विचार को व्यवहार में कैसे ला सकते हैं इसका निर्धारण कर लो, परिवार में कैसे रहा जा सकता है ये देख लो, समाज में कैसे रहना है, और प्रकृति के साथ कैसे रहना है। इतना 4 आयाम का है तो जीवन है हम सभी का, चाहे मैं हूं, आप हो, विद्यार्थी, सभी इस 4 आयाम से बाहर नहीं है जीवन, स्वयं से लेकर प्रकृति तक उसमें कैसे रहना है, और उसमें अपना आचरण को सुनिश्चित कर लो कि आपकी जिम्मेवारी क्या है। हम ड्यूटी की बहुत बात करते हैं, राइट्स की बहुत बात करते हैं, लेकिन ड्यूटी की बात नहीं करते, रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात नहीं करते। तो इन चारों स्तर पे आपकी जिम्मेवारी क्या है, और उस जिम्मेवारी को समझ के आपकी भागीदारी तय कर लो कि ये मेरी भागीदारी, और उसका निर्वहन कर लो तो आप भी सुखी होंगे, और आपके संपर्क में जो व्यक्ति आएगा वो भी सुखी होने वाला है। जब एक ऐसा वर्कशॉप किया और उससे बच्चों का जब हमने 5वें दिन फीडबैक लिया, ऑनलाइन फीडबैक, रिकॉर्डेड फीडबैक, तो पता लगा कि बच्चे इतने खुश थे इस बात को जान के कि इंजीनियर तो हम बने जाएंगे अच्छे, लेकिन अच्छे इंसान नहीं बने तो इंजीनियर बनना भी बेकार हो जाएगा। उससे उत्साहित होकर हमारी टीम ने अब तक 3500 बच्चों का वर्कशॉप करा। ये देश में पहला उदाहरण है, पहली बार ऐसा हुआ है, और देश के सभी विद्वानों ने इसको माना है। और एक कोरोना का वरदान था कि सब बड़े बड़े लोग यहाँ आए, मुख्यमंत्री भी आए, राज्यपाल भी आए, यूजीसी के चेयरमैन भी आए, एआईसीटी के चेयरमैन भी आए, मंत्री भी आए, सभी लोगों ने आया, अपना उद्बोधन दिया और बीटीओ के इस काम को सराहा। मैं समझता हूँ कि बीटीओ की बहुत बड़ी उपलब्धि है जो हम सबको बताते हुए अच्छा लगता है। मैं हर बार जहाँ भी जाता हूँ, मुझे हर बार ऐसा मौका मिला कि देश के जितने भी वाइस चांसलर है वहाँ ये बात बताने का मौका मिला। देश में जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज है, कभी 10,000 इंजीनियरिंग कॉलेज है, उनके प्रिंसिपल, डीन, डायरेक्टर के सामने ये बात बताने का मौका मिला। सबको पता लगा कि बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोई है। आज देश में ऐसा कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूट नहीं, कोई ऐसा वाइस चांसलर नहीं जिसको पता नहीं हो कि बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी यहाँ की कोई यूनिवर्सिटी है और वहाँ इस तरह के कोर्स को चलाया। मुझे लगता है कि बहुत बड़ी उपलब्धि। यही नहीं, सिर्फ वैल्यू एजुकेशन नहीं, टेक्निकल एजुकेशन में भी हम फर्स्ट है। जब सबसे पहले बैचलर ऑफ डिजाइन के कोर्स की बात आई, जिसमें इंटीरियर डेकोरेशन, इंटीरियर डिजाइन, लाइफ स्टाइल एसेसरी, इसको खोलने की बात है तो बीटीयू पहला था जिसने इस कोर्स को लिया। जब कंप्यूटर शिक्षा से संबंधित उसके एडवांस कोर्सेज की बात आई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, मशीन लर्निंग, डाटा साइंसेज, इसको खोला गया तो सबसे पहले बीटीयू सबसे पहला था जिसने इसको खोला। जब कोर्सेज को अपग्रेड करने की बात आई तो सबसे पहले हमने MBA, MTech, MC के कोर्सेज को अपग्रेड कर दिया, और इस तरह से अपग्रेड किया
कि उसका पहले ही दिन से उसका इंडस्ट्री के साथ में कोई न कोई प्रैक्टिकल लिंकेज। जैसे आप देखते हैं कि सीए पास किया हुआ बच्चा है, तो सीए करते समय वो किसी न किसी व्यक्ति के साथ काम करता है इसलिए सीखता है। लेकिन हमारे यहाँ एमबीए एमटेक किए हुए बच्चा प्रैक्टिस नहीं जानता, लोग कहते हैं कि आपके बच्चे जो है अडेप्टेबल नहीं है, आपके बच्चे प्रैक्टिकल जानकारी नहीं लगते। हमारा बच्चा पहले से मन में कोर्स को रिवाइज कर दिया कि पहले दिन पहले सेमेस्टर से कहीं न कहीं इंडस्ट्री से जुड़े। जैसे उदाहरण के लिए सिविल इंजीनियरिंग का बच्चा एमटेक कर रहा है, अगर उसकी चॉइस इंडस्ट्री में बिल्डिंग है तो बिल्डिंग में जाएगा, ब्रिज है तो ब्रिज में जाएगा। इस तरह से कंप्यूटर का बच्चा है तो किसी कंप्यूटर की इंडस्ट्री के साथ जुड़ के काम करेगा। और ये भी अपने आप में बीटीयू पहला है जिसने करके दिखाया। मैं समझता हूं कि इन सब कामों में बीटीयू ने अपना बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया। और अभी तुरंत मैं एक ताजा उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगा कि कोविड के बाद ऐसा लग रहा है कि देश में कोने कोने से लोग सिर्फ मजदूरी करने एक राज्य से दूसरे राज्य। बड़ा दुखद लगता है कि सिर्फ मजदूरी करने एक व्यक्ति को अपना जिला छोड़ के, सिर्फ जिला ही नहीं अपना राज्य छोड़ के दूसरे राज्य में जाना पड़ता है। तो किस तरह की इकोनॉमी हमारी है? ये इकोनॉमी सस्टेनेबल नहीं हो सकती, ये चल नहीं सकती। तो तब तक वही मजदूर भाग के अपने गांव आया। गांव तो उसको पता है, जैसा छोड़ के गया वैसा ही। गांव में आने से उसका रोजगार नहीं बन सकता। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक दिशा हमारी बिल्कुल समझ में आती है कि जो हमने इतने वर्षों से जो दिशा दी थी वो ठीक नहीं, उसको दिशा को बदलने की जरूरत है। मुझे लग रहा है वो दिशा बदल भी रही। उस व्यक्ति को कम से कम अपने घर पे, अपने गांव में जहाँ रहता है, उसको रोजगार मिलना चाहिए। इतनी व्यवस्था तो होनी चाहिए। अपने बिजनेस के लिए बाहर जाना चाहता, नौकरी के लिए बाहर जाना चाहता, देश में जाए विदेश में जाए कहीं जाए, लेकिन सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए अगर उसको अपना राज्य छोड़ना पड़े, घर छोड़ना पड़े, तो इससे बढ़कर कोई दुर्भाग्य का विषय नहीं हो सकता। तो मैं समझता हूँ कि कोविड के बाद में डायरेक्शन बदलेगा। गांव में कम से कम इतने रोजगार के साधन होंगे कि वो अपने 2 वक्त की रोटी खा सके। और इसको ध्यान में रखते, अगर मैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमने अपने बच्चों को एक खोज के माध्यम से ही कहा है कि आप अपने गांव में जाके देखें। गांव में बहुत सारी चीजें आपको इंजीनियरिंग नजर आएगी, ये सब देखने की चीज है। हमारे पूर्वज भी तो किसी न किसी तरह से सब चीजों को मैनेज करते थे। वो वाटर मैनेजमेंट जानते थे, जल की व्यवस्था क्या होनी चाहिए। फॉरेस्ट मैनेजमेंट जानते थे कि प्रकृति के साथ हमको कैसे रहना चाहिए। पशुपालन की व्यवस्था वो जानते थे, खेती की व्यवस्था वो जानते थे। लेकिन आज का इंजीनियर अगर उसे जुड़ के उसको कुछ तकनीकी दे सकता है तो वो ज्यादा समृद्ध बन सकते हैं, ज्यादा उन्नत तरीके से कर सकते हैं। तो दिशा देने की जरूरत है। हमने अपने इंजीनियर्स को कहा है कि आप इसे जुड़े। ऐसे भी गांव में आपको देखने लगता है कुछ लोग जुगाड़ करते हैं, इसको जुगाड़ करते हैं, किस चीज को जोड़ के कुछ काम करते हैं। माना वो उसके बाद पीछे तकनीकी क्या ही नहीं जानते, लेकिन उनके दिमाग में कोई आइडिया है। तो हमारा इंजीनियर उस आइडिया को टेक्निकल ज्ञान के साथ जोड़ के, साइंस के साथ जोड़ के, टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ के उसको आगे बढ़ा सकता है और बहुत अच्छा कर सकता है। इसके लिए हमने खोज नाम का कार्यक्रम अपने हाथ में लिया है। और उसके पहला ही जो रेस्पॉन्स था, हमारे बहुत से बच्चों ने बहुत सारे आइडियाज दिए। हम उन आइडियाज को स्क्रूटनी कर रहे हैं, उसमें देख रहे हैं कौन सा आइडिया वायबल है, कौन सा है जो वायबल नहीं है, उसको उसके साथ जोड़ के कैसे वायबल किया जा सकता है। और एक नया हमने एक डायरेक्शन लिया है कि हमारा जो बच्चा है वो रोजगार तो प्राप्त करेगा ही करेगा, लेकिन वो रोजगार हर लास्ट व्यक्ति तक उपयोगी कैसे हो सकता है। अगर उसका किया हुआ काम एक जो अंतिम व्यक्ति बैठा है, जो अपने गांव में बैठा है, उसके लिए कैसे उपयोगी हो सकता है, ये उसकी पहली जिम्मेवारी है। रोजगार तो कहीं जाके कर लेगा, दिल्ली बॉम्बे जाके कर लेगा, देश से बाहर ही कर लेगा, लेकिन उसका किया हुआ काम अगर उसके अपनों के ही काम आता है तो ये उसका महत्वपूर्ण योगदान होगा। उसको जीवन में खुशी भी इसी बात से मिलेगी। इसको और आगे बढ़ाते हुए हमने एक एमबीए नया शुरू किया है, उसमें भी बीकानेर टेक्निकल फर्स्ट है राजस्थान में, और किसी ने नहीं किया, किसी इंजीनियरिंग कॉलेज ने नहीं किया है। वो है एमबीए इन एग्री बिजनेस। इस साल हम एमबीए एग्री बिजनेस शुरू करने वाले हैं। मैं समझता हूं कि इस तरह से बहुत सारे काम हम कर रहे हैं। मुझे अच्छा लगता था कि मैं आपको बताऊं इस बारे में। तो मैं अंत में बस यही कहना चाहूंगा कि आप एक शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को डायरेक्शन दे रहे हैं, दूसरे पारिक जी लोगों को समाज सेवा में जोड़ के अपना काम कर रहे हैं। मुझे लगता है इन दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन है। जब तक शिक्षित वर्ग समाज से नहीं जुड़ेगा तब तक शिक्षा का कोई मीनिंग नहीं। हम देख रहे हैं कि जो लोग जितने शिक्षित हो जा रहे हैं उतने उतने समाज से भी धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। आप अपने चारों तरफ देख सकते हो। आप साधारण व्यवस्था में देख सकते हैं, जब आप किसी गाड़ी में ट्रेन करते हैं तो आप पहले जब क्लास 3rd हुआ करती, आज 2nd क्लास होती है। 2nd क्लास में बैठेंगे तो लोग आराम से कोई गप्पे लगाते बात से करते मिलेंगे। आप वही 1st क्लास में बैठेंगे तो अपनी किताब लेके बैठा रहेगा, आजकल मोबाइल लेके बैठे। देखो पढ़ाई के साथ साथ हम समाज से कितनी दूर जा रहे हैं, कितनी टूटते जा रहे हैं। और भी देख सकते हैं जितने भी क्राइम बढ़े हैं वो पढ़े लिखे लोग ज्यादा क्राइम कर रहे हैं।
अगर वो पढ़े लिखे होते तो हम क्राइम नहीं करते, हम सभ्य होने चाहिए थे, लेकिन सभ्य नहीं हो रहे। समाज के आधार पर हम फेल हो रहे हैं, अत्याचार बढ़ रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, व्यभिचार बढ़ रहा है, आतंकवाद बढ़ रहा है, सहनशीलता बढ़ रही है, घर में कलह बढ़ रही है, पारिवारिक झगड़े बढ़ रहे हैं। अगर हम पढ़ लिख रहे हैं, सभ्य हो रहे हैं, तो ये कम होने चाहिए। तो हमको व्यवस्थाओं की विकास तो नजर आता है, लेकिन समाज का विकास नजर नहीं आ रहा। इसलिए दो व्यक्ति जो अलग अलग तरह के, एक शिक्षा देने वाले हैं, एक समाज से जुड़े, दोनों मिलकर अगर एक साथ काम करते हैं, यानी शिक्षा के साथ समाज की जरूरत, यानी एक दूसरे के सहयोग से जीने की कल्पना के साथ जीते हैं, मुझे लगता है तो खुद भी सुखी होते हैं, दूसरों को सुखी करते हैं। मैं समझता हूँ कि बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी इन दोनों को साझा करके आगे चल रही है। आप हमारी बात को सबके साथ साझा करें और आप अपनेपन से जिस तरह से हमसे जुड़ी है, इसका अपनापन बना के रखें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।